मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बाकी हम प्रकाश का परावर्तन बता दिए हैं। प्रकाश के बारे में जितना हम लोग अब परावर्तन से रिलेटेड था उसे हम बता दिए हैं। आप चाहें तो जाकर इसका प्लेलिस्ट खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी तरह क्रमवाइज आपको वीडियो इसमें मिलेंगे। तो आज हम समझने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन को हम बहुत बारीकी समझेंगे। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की मैं बात करूँ तो अपवर्तन का मतलब होता है आर पार जाना। जब प्रकाश किसी एक माध्यम मतलब हवा, पानी, कांच, ये सभी माध्यम है। ठीक है, सभी माध्यम है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना, यही है अपवर्तन। इसी को कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, यानी अपवर्तन का मतलब होता है आर पार जाना। कह सकते हैं अपवर्तन का मतलब होता है आर पार जाना। ठीक है, आर पार जाना। ठीक है, अपवर्तन का मतलब होता है आर पार जाना। यदि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से चलकर, सपोज कीजिए वायु, क्या है वायु है, वायु है, वायु से चलकर कांच में जाती है ना। मान लीजिए ये कांच, ठीक। तो वायु से चल के जब कांच में जाएगी, जब प्रकाश वायु से चलकर कांच में जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कांच है, ये कांच है, ठीक है, ये कांच है, ठीक, कांच है। जब प्रकाश क्या हो, वायु से चलकर, ये था वायु, ये है आपका कांच, ठीक है। तो वायु से चलकर कांच में जो इसका मूल मार्ग था, ये मूल मार्ग था इसका, ये अगर ये कांच ना होता तो ऐसे जाती, लेकिन मूल मार्ग था, है ना, थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, है ना, इसका रास्ता थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, ठीक है। तो यही अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो अपने माध्यम से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो प्रकाश का अपवर्तन आपका हो सकता है वायु में, है ना, ये कर सकते हैं, गैस बोल सकते हैं। ठोस वाला होता है ठोस, दूसरा द्रव में होता है, इसके बाद होता है गैस में। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है आपका, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्रकाश का अपवर्तन आपका क्या हो सकता है, तीन चीज में हो सकता है। ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, गैस में हो सकता है। ठोस में क्या आ जाएगा आपका, कांच आ जाएगा, कांच, ठीक है, कांच आ जाएगा ठोस में, ठीक। द्रव की मैं बात करूँ तो द्रव में आपका जल आ जाएगा, ठीक, जल आ जाएगा, ठीक ना, द्रव में। अगर गैस की बात करूँ, मान लीजिए इसमें वायु हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, ठीक है। ये अपवर्तन तीन चीजों में होता है, ठोस में होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एयर से कोई प्रकाश जा रही है, तो जो कोई कांच है, कांच के आर पार आप चली जा रही है जो आपका प्रकाश है, ठीक है। तो वो किससे अपवर्तन हुआ, तो ठोस से हुआ। तो कांच क्या है, ठोस है, ठीक है। द्रव से अपवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद गैस से अपवर्तन होता है, वायु या धुआं। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पूरी आपका जितने ये खाली स्थान है इसमें वायु भरी होती है, और जो आप देखते हैं, ठीक है, जब आप देखते हैं तो क्या है, आपका जो प्रकाश किरण है ये वायु से होकर जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम पढ़ने वाले हैं सघन तथा विरल माध्यम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले इसमें सघन तथा विरल माध्यम। तो चलते हैं सघन तथा विरल माध्यम में। चलिए चलते हैं सघन तथा विरल माध्यम। विरल तथा सघन, विरल तथा सघन, रेयरर, डेंसर। देखिए जिसमें प्रकाश की चाल, अब देखिए किसी भी माध्यम को हम सघन विरल नहीं कर सकते हैं। जब किसी दो माध्यम की तुलना की जाए तब उसमें सघन और विरल। जैसे मैं कह दूं कि पानी सघन है कि विरल, इसे सघन विरल नहीं कहा जा सकता है।
जब तक किसी पानी के तुलना किसी दूसरे माध्यम से न किया जाए, ठीक है ना। जब तक हम किसी के तुलना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न करें तब तक उसे हम क्या कहेंगे, तब तक उसे हम क्या कर सकते हैं, सघन विरल नहीं कर सकते। हाँ, जब एक की तुलना दूसरे से की जाए, जैसे मान लीजिए पानी है, हम तुलना इसके वायु से करते हैं, ठीक है, वायु से करते हैं। जब हम दोनों की तुलना करेंगे तब उसमें से एक सघन होगा, एक विरल होगा। तो सघन किस में होगा, सघन, देखिए सघन का मतलब होता है घना, घना, ठीक है। इसे जैसे वायु की तुलना में जो पानी है बहुत घना होता है, बहुत घना होता है। तो ये क्या है, सघन है, ये विरल है। ये विरल क्यों है, क्योंकि जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो, जिससे प्रकाश की चाल ज़्यादा हो, ठीक है ना, जिससे प्रकाश की चाल ज़्यादा हो वो क्या होगा, विरल होगा। और जिससे प्रकाश की चाल क्या हो जाए, कम हो जाए, वो हो या सघन हो जाए। जैसे मान लीजिए वायु में आ जाएगा, विरल हो जाएगा वायु, और सघन में हो जाएगा आपका पानी, ठीक है, पानी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अब जान गए हैं कि कौन सा सघन होगा, कौन सा विरल होगा। क्योंकि जब दो माध्यमों की तुलना की जाती है तो उसी में से मालूम होता है कि कौन सा सघन होगा, कौन सा विरल होगा। कोई एक माध्यम सघन नहीं कही जा सकती है, या कोई एक माध्यम विरल भी नहीं कही जा सकती है, ठीक है। यदि सघन तभी कही जा सकती है या विरल तभी कही जा सकती है जब दो माध्यमों का तुलना किया जाए, ठीक है ना। विरल क्या होता है, विरल में जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसको कहेंगे विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाए उसे क्या बोलेंगे, सघन। जैसे देख लीजिए वायु या अगर देखा जाए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे, देखिए यहाँ पर दिया है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल इसमें कितना है, 3 गुणे। अब इसी में अब जल में देखा जाए तो जल में देखिए प्रकाश की चाल कितना है, यहाँ देखिए आपका जल, हाँ यहाँ देखिए जल में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ 3 × 10⁸ है, यहाँ पर 2.25 × 10⁸ है। अब देख रहे हैं कि इसमें जो प्रकाश की चाल थी वायु निर्वात में प्रकाश की चाल थी, इसमें क्या थी 3 × 10⁸ थी, इसमें क्या हो गया 2.25 × 10⁸ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें चाल क्या हो गया, कम हो गया। जिसमें चाल कम हो जाए वो सघन होगा, और जिसमें चाल ज़्यादा हो उसमें वजह विरल हो जाएगा। अब देखिए जब दो माध्यमों की तुलना की जाए तभी सघन और विरल होगा। ऐसा मान लीजिए अगर मैं तुलना करें, जैसे अब तुलना करें कांच और तारपीन के तेल में, है ना, कांच और तारपीन के तेल में कौन सघन होगा और कौन विरल होगा। तो देख लीजिए कांच के में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × 10⁸ है, ठीक है, और तारपीन का है कितना 2.04, तो ये 2 से तो अधिक ही है ना, ये अधिक है, स्पष्ट है, ये जिसमें प्रकाश की चाल अधिक है वो स्पष्ट है कि विरल होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका तारपीन है, तारपीन का तेल जो है इसमें देखिए प्रकाश की चाल कितना है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आज इसमें देखिए कांच में देखिए कांच में आपको देखिए कांच में प्रकाश चाल कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। देख रहे हैं कांच में कितना है और उसमें तारपीन के तेल में कितना है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगर हम तुलना करें कि जल में और कांच में कौन सा सघन होगा, कौन सा विरल होगा, तो देख लीजिए ये आपका जल है, जल में कितना दिया है 2.25 × 10⁸ है, और कांच में कितना है, तो मान लीजिए इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। जैसे देख लीजिए जल में कितना है, अगर मैं जल में बात करूँ देख लीजिए, है ना, तो जल में कितना है प्रकाश की चाल दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है ये जल में। और दिया कांच में देखिए कितना है, कांच में आपको देखिए कितना दिया है 2 × 10⁸। यानी आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि देखिए जल में जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो वो होगा विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल जाके कम हो जाए वो हो जाएगा सघन। देखिए कांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। किसकी तुलना में, तो जल की तुलना में। जब दो माध्यमों की तुलना की जाए तब वहाँ सघन और विरल होता है। ऐसे कोई एक माध्यम में सघन विरल नहीं कही जा सकती जब दो की तुलना की जाए। जहाँ पर जल और कांच की तुलना की जा रही है, जल और कांच की तुलना की जाए तो कांच की तुलना में जल क्या है, विरल है, और जल की तुलना में कांच क्या है, सघन है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप और भी तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं तुलना कर दूं, जैसे आप कर सकते हैं कि वायु और कांच, जैसे मान लीजिए वायु और कांच में कौन सघन है कौन विरल है। तो
तो आप देखते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? कांच में प्रकाश की चाल देखिए, कांच में प्रकाश की चाल कितना है? 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो प्रकाश की चाल है वायु में ये 3 × 10⁸ है, यानी वायु में क्या है? ज्यादा है, और कांच में क्या है? कम है। देख रहे हैं ना, जिसमें कम हो वो क्या हो जाएगा? सघन, और जिसमें ज्यादा हो वो क्या हो जाएगा? विरल। इन जब दो माध्यम की तुलना की जाए, ठीक है ना, तो उसी में सघन और विरल होता है। तो आई होप आपको ये सघन और विरल पूरा समझ आ गया होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपवर्तन का नियम। ठीक है, हम चाहेंगे थोड़ी सी स्क्रीनशॉट कर ले, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके बाद पढ़ लिया आप सघन और विरल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपवर्तन का नियम पे। अपवर्तन का नियम पे चलते हैं। देखिए, अपवर्तन का 2 नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन का 2 नियम होते हैं। चलिए हम समझते हैं अपवर्तन का नियम। आप जानते हैं कि जब प्रकाश का किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, उसी को तो अपवर्तन कहते हैं। लेकिन परावर्तन में ऐसा नहीं होता है। परावर्तन में एक माध्यम से चलकर टकरा कर अब फिर से पुनः उसी माध्यम में आ जाना परावर्तन कहलाता है। आप कोई एक माध्यम से चलकर आर पार हो जाए, दूसरे माध्यम में चले जाए, तो वो अपवर्तन होता है। ये तो आप जानते होंगे। चलिए, इसके बाद आप जानते हैं कि अगर एक माध्यम y है, एक माध्यम क्या है? फर्स्ट माध्यम y है। अगर मान लीजिए सेकेंड माध्यम हो जल, सेकेंड माध्यम हो जल, ठीक है। तो आप जानते हैं, अगर ये आप जानते हैं कि जब कोई किरण अगर आएगी तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। जो किरण आती है क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं वो? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा ही बताइए कि आप जानते हैं कि जब ये जल है, ये जल है, ठीक है। दूसरा माध्यम क्या है? दूसरा, ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। तो पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है। तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश किरण आ रही है तो दूसरे माध्यम में जाएगी। तो अगर ये माध्यम नहीं होता, अगर ये माध्यम नहीं होता, जो प्रकाश की किरण थी, जो प्रकाश की किरण, ये तो ये इसका यही मार्ग था, उसी मार्ग में चली जाती। लेकिन ये माध्यम होने के कारण ये क्या कर लेगी? अपना मार्ग बदल लेगी। अपना मार्ग क्या कर लेगी? बदल लेगी। यानी जब कोई प्रकाश किरण विरल से चल के सघन में आती है तो अपनी मूल जो मार्ग होता है उससे विचलित हो जाती है ना, अपना पथ बदल देती है। यानी ये अविलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ये अविलंब को देखिए, ये इतना, ये आपका ये मूल मार्ग था, ये मूल मार्ग था, ठीक है। ये क्या हो गई? विचलित हो गई, ठीक है ना। ये विचलित हो गई। यानी जब कोई प्रकाश देखिए विरल, यानी सब पता है ना, जब दो माध्यमों को तुलना करेंगे तो उसी में से विरल निकलता है, सघन निकलता है। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, है ना, उसे विरल कहेंगे। जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन कहेंगे, है ना। जिसे जानते हैं कि प्रकाश की चाल वायु में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वही जल में आपको बताया हूँ 2.25 × 10⁸ होता है, ठीक है। चलिए, ये अपने मूल मार्ग से विचलित है। यानी जब कोई प्रकाश किरण क्या है? विरल से चलकर सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर क्या जाती है? झुक जाती है। और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से क्या जाती है? दूर हट जाती है। देखिए, ये अविलंब की ओर झुक गई, ये अविलंब की ओर झुक गई। तो देखिए, यही आपका अविलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये आपका अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है, ठीक है। देखिए, जो किरण आ रही है आपतित और जो जा रही है जपतित, ना जपतित नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे अपवर्तित। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलेंगे, है ना। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड। चलिए, आप जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण है इसी को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे बाबू? आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण कहेंगे, ठीक है, आपतन कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेंगे, बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। आपका हमारा एक मॉक टेस्ट का भी प्लेलिस्ट है, उसमें हम क्वेश्चन कराते हैं। आपका कम से कम 30 क्वेश्चन कराएंगे, टॉप 30 आपका क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, आप जानते हैं कि ये अभिलंब और ये किरण अपवर्तित है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के जो कोण होगा इसके अपवर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये परावर्तन होता है तो परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही 2 नियम है। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। यही पहला नियम है। देखिए, पहला नियम क्या है?
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए ये पहला आपका हो गया। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम एक बार समझ लीजिए क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, ऐसे याद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है कि आपतन, देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का ज्या मतलब आपतन कोण का साइन, अगर आपतन कोण का साइन, है ना, देखिए यहाँ पर आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन, ठीक है ना, आपतन कोण का साइन, है ना, तथा अपवर्तन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन, दोनों का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक, है ना, कांस्टेंट होता है। दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे म्यू से या कभी कभी स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे म्यू से या स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है ना। एक बार और समझेंगे इसके रूल को। क्या है? आपतन कोण का ज्या, मतलब ज्या मतलब साइन, इंग्लिश में साइन बोलेंगे, हिंदी में ज्या बोलेंगे। आपतन कोण का साइन, देखिए आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे म्यू से या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसी नियतांक को एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। इसी दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम से भी जाने जाते हैं, है ना। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि स्नेल का नियम क्या है ना। तो अपवर्तन का दूसरा जो नियम होता है वो स्नेल का नियम है। हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपका नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्तन की घटनाएं, अपवर्तनांक, ठीक है। हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, नहीं तो इस अपवर्तनांक पढ़ेंगे और अपवर्तन की घटनाएं पढ़ेंगे। इसमें सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। बस इसमें यहीं तक आप चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसका प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय, थैंक्स।